हेलो दोस्तों, नेक्स्ट टाइम पर आपका स्वागत है। आज इकोनॉमिक्स से एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। यह टॉपिक मुख्य रूप से यूपीएससी और यूजीसी नेट इकोनॉमिक्स के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। चलिए दोस्तों, आज हम आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि हमारा टॉपिक क्या है। आज का हमारा टॉपिक है वर्ल्ड बैंक क्या है और आईवीआरडी क्या है, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। आज हम इस टॉपिक पर जानेंगे और हम आज इसमें हमारी थ्योरी अधिक मात्रा में रहेगी, जो एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से काफ़ी इम्पोर्टेंट रहता है। जिसका यूपीएससी मेंस ऑप्शनल इकोनॉमिक्स है, उसमें थ्योरी अधिक मात्रा में देखने को मिलती है। आज हम इसके अंतर्गत संपूर्ण थ्योरी को जानेंगे। चलिए दोस्तों, हम आगे बढ़ते हैं और इसके बारे में सबसे पहले थोड़ी सी बेसिक जानकारी ले लेते हैं। सबसे पहले इसके वर्ल्ड बैंक की बात करें तो वर्ल्ड बैंक का लोगो यह है और इसका सिद्धांत मुख्य रूप से क्या है, वर्किंग फॉर ए वर्ल्ड फ्री ऑफ पॉवर्टी। इसका अर्थ यह है कि वर्ल्ड में जो भी इसके सदस्य देश हैं वहाँ पर गरीबी को ख़त्म करना। और इसकी स्थापना कब हुई थी? जुलाई 1944 में, जो 76 वर्ष पूर्व पहले हुआ था। अगर प्रकाशन की बात करें तो क्या है, मौद्रिक अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संगठन। और इसका मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? वाशिंगटन डीसी यूएस पर। अगर सदस्यता की बात करें तो इसमें कितनी कंट्री हैं? 189 कंट्री। आईबीआरडी और आईडीए का सदस्य क्या है? 173 है। प्रमुख लोगों की बात करें तो 2020 के अंतर्गत इसके जो प्रेसिडेंट हैं वो कौन है? डेविड मालपास है, जो एग्जाम पर्सपेक्टिव से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पूछते हैं कि 2020 में प्रमुख प्रेसिडेंट कौन थे, तो आपका आंसर रहेगा डेविड मालपास। सीईओ की बात करें तो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर जो हो गया वह कौन है? अंशुला कांत होगी। कौन है? अंशुला कांत। और मुख्य अर्थशास्त्री कौन है? पेनी गोल्डसवर्ग। कौन है? पेनिस गोल्ड गोल्डसवर्ग। और उसके बाद है मुख्य अर्थशास्त्री कौन है? कारमेन रेहाट। कौन है? कारमेन रेहाट। पैतृक इसका संगठन क्या है? विश्व बैंक समूह। क्या है इसका? विश्व बैंक समूह। और इसके अंतर्गत अध्यक्षों की बात करें तो सबसे पहले जो 1946 से 46 में सबसे पहले अध्यक्ष जो बने थे यूजिन मेयर थे। कहाँ के थे? यूएस अमेरिका में। सारे हमें यूएस अमेरिका के ही दिखेंगे। अगर आज के समय की बात करें तो इसमें आप इसको पॉज करके देख सकते हैं, जो एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से काफ़ी इम्पोर्टेंट है और सबसे पहले वाले को पूछता है और सबसे अंत वाले की बात करता है। तो अंतिम आज के समय में 2024 कौन है? डेविड मालपास इसके कौन है? अध्यक्ष हैं। चलिए दोस्तों, हम आगे बढ़ते हैं और इसके बारे में थोड़ी सी और जानकारी हम यह लेते हैं कि इसके अंतर्गत मुख्य रूप से कौन कौन से प्रोसेस हैं। सबसे पहले बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक, जिसे कहा जाता है इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, आईवीआरडी कहा जाता है। एग्जाम में काफ़ी अधिक मात्रा में शॉर्ट पूछता है कि आईवीआरडी का फुल फॉर्म है तो क्या है? इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। सबसे पहले हम आईवीआरडी के बारे में जानेंगे, फिर वर्ल्ड बैंक में हमें जानने में आसानी होगी और आप आसानी से इसमें समझ जाएंगे। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, आईएमएफ, जिसे क्या कहा जाता है, हमने फर्स्ट टॉपिक पे क्या जाना था? आईएमएफ के बारे पे ही जाना था। आईएमएफ इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की स्थापना जो थी 1944 ईस्वी में अमेरिका के न्यू हैम्पशायर में ब्रेटन वुड सम्मेलन पर हुआ था। ठीक है, कब हुआ था? ब्रेटन वुड सम्मेलन पर आईएमएफ और आईबीआरडी की स्थापना 1944 ईस्वी में एक साथ हुई थी। ये दोनों संस्थाएं ब्रेटन वुड के कहाँ पर हुई थी? ब्रेटन वुड पर संस्था पर हुई थी। ब्रेटन वुड सम्मेलन को आधिकारिक तौर पर संयुक्त राष्ट्र मौद्रिक और तथा वित्तीय सम्मेलन, यूनाइटेड नेशन मॉनेटरी एंड फाइनेंशियल कॉन्फ्रेंस के रूप में भी जाना जाता है। पूछता है कि ब्रेटन वुड सम्मेलन को आधिकारिक तौर पर किस रूप में जानते हैं, तो हमारा आंसर रहेगा संयुक्त राष्ट्र नेशन मॉनेटरी एंड फाइनेंशियल कॉरपोरेशन के रूप में जाना जाता है। से 22 जुलाई 1944 से तथा तक में इसमें कितने देश थे? 44 कंट्रियों ने इसका प्रतिनिधित्व कर लिया था। कितने कंट्रियों ने? 1994 में ही 44 कंट्रियों ने प्रतिनिधित्व कर लिया था और इस सम्मेलन में शामिल हो गए थे। इसका तत्कालिक उद्देश्य, अब देखिए इसका तत्कालिक उद्देश्य क्या था कि द्वितीय विश्व युद्ध होने पर क्या हो गया था? वर्ल्ड पर अनेक प्रकार की कठिनाइयों का सामना करना पड़ा था। इकोनॉमी डूब
चुकी थी। और जो विकसित देश से जो अल्प विकसित देश थे, दोनों देशों पर क्या हो गया था, आर्थिक संकट उत्पन्न हो गया था तथा उनको उभरने में तथा इकोनॉमी को आगे बढ़ाने में काफ़ी अधिक मात्रा में क्या हो रही थी, कठिनाई का सामना करना पड़ रहा था। तब इन्होंने जो ब्रिटेन वुड सम्मेलन स्थापित किया था, इसके अंतर्गत इन्होंने क्या कहा कि एक एजेंसी का गठन करने की बात कही और 1944 ईस्वी में क्या किया गया, IBRD की स्थापना की। किसकी स्थापना की, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक की स्थापना की। और इसका आधिकारिक रूप से कार्य करना इसलिए दिसंबर 1945 ईस्वी के बाद ही अपना कार्य करना क्या शुरू किया था। मुख्य रूप से कहें तो 1946, जब जून 1946 पर ही इसने अपना कार्य करना, आधिकारिक रूप से इसने अपना कार्य करना प्रारंभ कर दिया था। और इसमें विश्व बैंक तथा जो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष थे एक दूसरे के क्या है, पूरक है। मतलब जो देश उल्टे हैं, मतलब पूरक होता है ना, एक दूसरे के पूरक है कहते हैं। जो IMF का सदस्य होगा वही क्या है, वर्ल्ड बैंक का भी क्या होगा, सदस्य होगा। एग्जाम पर्सपेक्टिव से ये काफ़ी अधिक मात्रा में दिखाई देता है। चलिए दोस्तों, हम आगे बढ़ते हैं और थोड़ा सा और जानते हैं कि इसमें बेसिक्स ही क्या क्या है। अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक, जिसे IBRD कहते हैं, को ही क्या कहा जाता है, विश्व बैंक कहा जाता है। एग्जाम में ये शॉर्ट आंसर पे पूछने को दिखाई देता है। इसका मुख्यालय अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन DC में हुआ था। डायरेक्ट ऑफ कोलंबिया में हुआ है। वहाँ पर कौन सा जगह, पूर्व में क्या था, वो डायरेक्ट ऑफ कोलंबिया था, वहाँ पर हुआ था। विश्व बैंक संयुक्त राष्ट्र से जुड़ी एक अहम क्या है, विश्व बैंक क्या है, यूनाइटेड नेशन से जुड़ी एक अहम संस्था है। जो यह कई संस्थाओं का क्या है, बहुत सारी संस्थाओं का ये समूह, ये अकेले काम नहीं करती है। आगे हम यह जानेंगे कि इनके अंतर्गत कितने संस्थाएं काम करती हैं, जिन्हें विश्व बैंक समूह या वर्ल्ड बैंक ग्रुप भी कहा जाता है। इसको पूछा जाता है कि ग्रुप के अंतर्गत कौन कौन कार्य करता है, तो आपका आंसर रहेगा विश्व बैंक ग्रुप के अंतर्गत कार्य करता है। इस समय में वर्तमान की बात करें तो प्रेजेंट टाइम पर इस पर 189 इसके क्या है, सदस्य कंट्री हैं, जो अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय एवं निगम सदस्य का बनना जरूरी होता है। ठीक है। विश्व बैंक का सदस्य बनने के लिए क्या प्रोसेस होता है, बनने के लिए सबसे पहले IMF का सदस्य, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, इससे पहले मैंने आपको बताया था कि IMF का सदस्य बनना क्या होता है, जरूरी होता है। फिर वह किसका सदस्य बनता है, वर्ल्ड बैंक का सदस्य बनता है। इसके अंतर्गत सबसे पहले हमने जाना कि ग्रुप कार्य करते हैं। अब जानेंगे कि इसके अंतर्गत कितने ग्रुप कार्य करते हैं। सबसे पहले बात करें तो अन्य सहयोगी संस्थाओं से मिलकर क्या बनता है, यह बैंकों के नाम से जाना जाता है। आज के समय पर विश्व बैंक निम्नलिखित संस्थाओं का समूह है। इसके अंतर्गत देखिए 1 2 3 4 5 ग्रुपों से मिलकर वर्ल्ड बैंक बना है। सबसे पहले है पुनर्निर्माण और विकास बैंक, दूसरा है अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ, थर्ड नंबर की बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय निगम, और चौथे नंबर का है निवेश गारंटी एजेंसी होगी, और पाँचवें नंबर का, फिफ्थ नंबर का जो है विवाद निपटान केंद्र हो गया। विवाद को जो भी निपटाना है उसका केंद्र 5 रूप से कार्य करती है। इनके बारे में हम जानते हैं कि इनकी स्थापना कब और क्या हुई थी और इनका फुल फॉर्म क्या है। मैं आपके लिए एक टेबल लेकर आया हूँ और इसमें जो ये फुल फॉर्म है इसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आप पॉज करके इसको आराम से पढ़ सकते हैं। सबसे पहले बात करें तो IBRD होगी। इसका फुल फॉर्म क्या है, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, जिसकी स्थापना कब हुई थी, दिसंबर 1945 ईस्वी पर हुई थी। और इसके सदस्य देश कितने हैं, 189 इसके कंट्री हैं। उसके बाद बात करें तो IFC का फुल फॉर्म क्या है, इंटरनेशनल फाइनेंशियल कॉरपोरेशन, क्या है, इंटरनेशनल फाइनेंशियल कॉरपोरेशन, जिसकी स्थापना कब हुई थी, जुलाई 1956 ईस्वी में। और इसके कितने सदस्य देश हैं, 184 सदस्य कंट्री हैं। थर्ड नंबर की बात करें तो IDA, जिसका फुल फॉर्म क्या है, इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन, क्या है, इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन। इसकी स्थापना कब हुई थी, 1960 में। कब, 24 सितंबर। इसमें सदस्य कंट्री कितने हैं, 173। उसके बाद बात करते हैं फोर्थ नंबर का, MIGA, क्या है, MIGA का फुल फॉर्म क्या हो गया, मल्टीनेशनल इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी, क्या है, मल्टीनेशनल इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी। उसके बाद बात करते हैं जी इसके अंतर्गत इसकी स्थापना कब हुई थी, 1966 पे हुई थी। कब हुई थी, 12 अप्रैल पे। इस पर सदस्य देश कितने हैं,
81 इसके कंट्री सदस्य कंट्री हैं। ICSID क्या है? ICSID इसका फुल फॉर्म क्या होता है? इंटरनेशनल सेंटर फॉर सेटलमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट्स। क्या होता है? इंटरनेशनल सेंटर फॉर सेटलमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1966 ईस्वी में हुई थी। कब? 14 अक्टूबर को हुई थी। और इसमें कितने सदस्य देश हैं? 159 सदस्य कंट्री है। इसके अंतर्गत मुख्य रूप से हमने ग्रुपों के बारे में जाना कि इसमें कौन कौन से ग्रुप हैं। आगे हम इन ग्रुपों की ही डीपली रिसर्च करेंगे और जानकारी लेंगे कि इनका गठन कब हुआ, कार्य किस प्रकार से ये अपना कार्य करते हैं और ये किस प्रकार से दूसरे देशों को ऋण देने में वर्ल्ड बैंक की सहायता करते हैं। सबसे पहले वर्ल्ड बैंक समूह की सदस्यता बनने की बात करें तो IBRD के अंतर्गत क्या है? आर्टिकल ऑफ द एग्रीमेंट के तहत जो भी बैंक का सदस्य बनने के लिए किसी देश को सबसे पहले IMF पे शामिल होना ज़रूरी होता है। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की सदस्यता उसको लेनी क्या होती है? अनिवार्य होती है। IBRD की जिसको सदस्यता मिल जाती है तो उसके बाद ही क्या होता है? IDA, IFC तथा MIGA की ही सदस्यता मिलती है। ये देखिए कि इससे पहले हमने जाना कि ये क्या होता है। इसके अंतर्गत IBRD क्या होता है, IFC क्या होता है, IDA क्या होता है और MIGA क्या होता है और ICSID क्या होता है। इसके अंतर्गत हमने जाना। तो इसकी सदस्यता वर्ल्ड बैंक को क्या होता है कि वर्ल्ड बैंक की किसी देश को सदस्यता लेनी है तो उसके लिए सबसे पहले IBRD की सदस्यता लेनी होगी, फिर IDA, IFC तथा MIGA की सदस्यता मिलेगी। ICSID में सदस्यता IBRD सदस्यों के लिए उपलब्ध होती है। ठीक है, ICSID में सदस्यता क्या होती है? जो IBRD, अब देखिए इसके अंतर्गत भी एक होता है। ICSID का जो सदस्य बनने के लिए किसको लिया जाता है? जो IBRD का ही सदस्य देश होगा उसी को ही ICSID के अंदर प्रवेश मिलेगा और को नहीं मिलेगा। किंतु जो IBRD के सदस्य नहीं हैं लेकिन पार्टी ऑफ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ द जस्टिस ICJ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ द जस्टिस के सदस्य हैं, उन्हें ICSID प्रशासनिक परिषद के आमंत्रण पर अपने सदस्यों के क्या करता है? 2/3 वोट का समर्थन मिलकर ही सदस्यता प्राप्त होती है। क्या होता है? इंटरनेशनल कोड ऑफ जस्टिस के अंतर्गत जो ICSID प्रशासनिक वहाँ पर परिषद के आमंत्रण, वो आमंत्रण ICSID क्या करता है? एक पत्र भेजता है कि आप हमारे सदस्य देश बनने के लिए इच्छुक हैं। अगर सदस्य देशों को 2/3 वोट मिल जाता है, समर्थन मिल जाता है तो वह क्या बन जाता है? ICSID के अंतर्गत का क्या बन जाता है? सदस्य देश बन जाता है, जो वर्ल्ड पर इकोनॉमी के लिए तथा लंबी प्रक्रिया के अंतर्गत सभी प्रोसेसों के लिए क्या होता है? काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है। और इसके अंतर्गत मुख्य रूप से अगर बात कही जाए तो विश्व बैंकों के अंतर्गत कार्यकारी निर्देशकों के बारे में अब हम जानेंगे। इसके अंतर्गत कार्यकारी निर्देशक कैसे होते हैं? विश्व बैंक में क्या होते हैं? 4 संस्थाएं तथा प्रतिनिधित्व करने के लिए कार्यकारी निर्देशकों के क्या होते हैं? 4 बोर्ड बने होते हैं। पूछ लेता है एग्जाम पे भी। इसके अंतर्गत IBRD कहेंगे या वर्ल्ड बैंक के अंतर्गत कार्य या प्रोसेस किस प्रकार से होती है तो हम कहेंगे कि इसके अंदर कितने बोर्ड बने होते हैं? 4 बोर्ड बने होते हैं। इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट हो गया और दूसरा क्या हो गया? IDA हो गया, थर्ड IFC हो गया और MIGA हो गया। मुख्य रूप से ये 4 होते हैं। यही क्या करते हैं? इसमें काम करने का आगे प्रोसेस करते रहते हैं, जो भी वर्ल्ड बैंक के अंतर्गत काम होता है। इन बोर्डों के काम करने वाले कर्मचारी निर्देशक आमतौर पर क्या होते हैं? समान होते हैं। क्या होते हैं? काम करने वाले कर्मचारी समान होते हैं। कार्य दूसरे नंबर की बात करें तो कार्यकारी निर्देशकों के बोर्ड विश्व बैंक समूह के सामान्य संचालन के लिए जिम्मेदार होते हैं। जो इसके अंतर्गत प्रोसेस काम चलती है तो उस वर्ल्ड बैंक के अंतर्गत तो इस संचालन की जिम्मेदारी भी इनकी ही होती है। बोर्ड ऑफ और उनका संचालन किसके द्वारा किया जाता है? अगर इसके अंतर्गत कोई हेड नहीं होगा तो इनके कार्य करने की प्रणाली भी क्या होगी? रफ होगी। इसलिए वर्ल्ड बैंक ने जो प्रोसेस कार्य करते हैं, बोर्ड कार्य करते हैं, उनके अंतर्गत ही क्या बना दिया गया है? बोर्ड ऑफ द गवर्नेंस बना दिया गया है। बोर्ड ऑफ द गवर्नेंस की बात करें तो मुख्य रूप से क्या होता है? बोर्ड ऑफ द गवर्नेंस उन्हें सौंपी गई है सबसे शक्तिशाली शक्तियों का उपयोग करते हैं। जो बोर्ड ऑफ द गवर्नेंस उन्हें सौंपा गई है जो क्या करता है? शक्तियों का ही उपयोग करते हैं। इनके अंतर्गत जरूरी होता है कि अपने पावर का उपयोग करें। इन बोर्डों में 24 कार्यकारी निर्देशक होते हैं। इसके अंतर्गत कर्मचारी निर्देशक जो मुख्य रूप से निर्देश देने का काम करते
करते हैं 24 होते हैं, एक अध्यक्ष होता है। जो अगर 2020 की बात करें तो इसका अध्यक्ष कौन है? डेविड मालपास है। हाल ही में अमेरिका के इसमें एक नोट्स या काफ़ी इम्पोर्टेंट है, लिखने के लिए मिल जाता है कि जहाँ पर मेन और आंसर राइटिंग करनी है वहाँ पर आप लिख सकते हैं इसको, कि हाल ही में जो अमेरिका के राष्ट्रपति आज जानते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप, अभी 2020 की बात हो रही, तो जो डेविड मालपास को क्या बनाया है इन्होंने? 13वां अध्यक्ष बनाया। अब एग्जाम में पूछ लेता है कि 13वें वर्ल्ड बैंक के अध्यक्ष कौन है और किसने बनाया, तो क्या कहा जाता है? डेविड मालपास को अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ही बनाया। और इसका हेडक्वार्टर भी कहाँ है? वाशिंगटन डीसी के अंतर्गत है। इसके सारे अध्यक्ष भी आज के समय पर देखा जाए तो 1945 से लेकर 2020 तक सारे कहाँ के हैं? यूएस के ही हैं। और क्या करता है? आमतौर पर सहमति में उनका ही चयन, के बोर्ड ऑफ द आम सहमति में ही उनका चयन भी क्या करता है? यही करता है। बैंक का सबसे बड़ा शेयर धारक इसके अध्यक्ष का नाम क्या करता है? प्रस्तावित करता है। अब सबसे बड़ा शेयर धारक कौन है? अमेरिका, यूएसए ही सबसे बड़ा शेयर धारक है। और यही क्या करता है? बोर्ड ऑफ द गवर्नेंस का ही जो हेड होता है, अध्यक्ष होता है, उसका नाम भी यही प्रस्ताव के लिए आगे भेजता है। यही कारण है कि अब तक के इसके सारे अध्यक्ष कौन है? अमेरिका के देशों से ही बने हुए हैं। अब हम आगे यह जानेंगे कि जो हमने सबसे पहले जाना है कि आईबीआरडी क्या होता है, और आईएफसी क्या होता है, आईडीए क्या होता है, एमआईजे क्या होता है, आईसीएसआईडी क्या होता है। अब हम आगे डीपली इनके बारे में एक एक करके जानेंगे कि आखिर यह क्या होता है। सबसे पहले बात करते हैं तो आईबीआरडी होगी, विश्व बैंक के शामिल संस्थाएं जो भी हैं उनके बारे में देखिए, 500 के बारे में सबसे पहले बात करते हैं तो इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। इसकी स्थापना की बात करें तो आईबीआरडी की स्थापना कब हुई थी? 1944 ईस्वी में हुई थी। वर्तमान में इसके कितने सदस्य देश हैं? 189 सदस्य कंट्री हैं। आईबीआरडी का उद्देश्य क्या है? अगर आईबीआरडी के उद्देश्य की बात करें तो मध्यम विकास वाले देश को तथा जो भी गरीब देश हैं तथा उनको गारंटी तथा गैर उधारी सेवाओं के माध्यम से क्या करना है? सतत विकास को बढ़ावा देना। अब वो विकास को बढ़ावा कैसे देगा? जब यह क्या करेगा? ऋण देगा। ठीक है, सलाह जो भी फैसिलिटी होती है वो सारा आईबीआरडी देता है कि आपको कैसे काम करना है, कितना ऋण देना है और किस हिसाब से ऋण देना है। वह देश की इकोनॉमी को देख कर ही क्या करती है? ऋण देती है। आईबीआरडी दुनिया के वित्तीय बाजारों को अपना अधिकांश धन जुटाता है। ये क्या करता है? आईबीआरडी जो फाइनेंशियल मार्केट होते हैं उनसे क्या करता है? अब अधिकांश धन जुटाता है। अब वो धन कैसे जुटाएगा? आईबीआरडी जिस कंट्री को लोनिंग देगा तो उससे क्या ले लेता है? टैक्स और ऋण लेने लग जाता है, ब्याज लेने लग जाता है। और उसकी एक प्रोसेस होती है, आगे हम उनको जानेंगे कि ये लगभग 20 साल से अधिक साल के लिए भी ऋण लेता है और उसमें अत्यधिक मात्रा में क्या लेने लग जाता है? ब्याज लेने लग जाता है। और इससे क्या कर लेता है? अपनी पास रुपये को, डॉलर को, करेंसी को कलेक्ट कर लेता है। 1995 की बात करें तो 1959 में इसको क्या किया गया? ट्रिपल ए टॉप की क्या दी गई? रेटिंग दी गई। आईबीआरडी और आईडीए मिलकर ही विश्व बैंक का स्वरूप लेते हैं। अब देखिए ये इंपॉर्टेंट है, आईबीआरडी तथा आईडीए ही मिलकर क्या करते हैं? वर्ल्ड बैंक का ही रूप लेते हैं। आगे वाले टॉपिक में हम यही जानेंगे कि आईडीए क्या होता है, इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन। इसके बारे में हम डीपली चर्चा करेंगे, जो एग्जाम पर्सपेक्टिव से वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अभी हम शॉर्ट रूप पे देख लेते हैं। तो आईडीए क्या होता है? इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन। आईबीआरडी तथा आईडीए मिलकर ही क्या करते हैं? विश्व बैंक का स्वरूप लेते हैं, जो विकासशील देशों की सरकारों को वित्तीय पोषण तथा नीति तथा सलाह और तकनीकी सहायता प्रदान करती है। आईबीआरडी तथा आईडीए क्या करते हैं? विकासशील देशों को या अर्ध विकसित देश जिसे कहा जाता है उनको क्या करता है? वित्तीय पोषण, नीति सलाह तथा तकनीकी सहायता प्रदान करता है। यह वित्तीय बैंक के परिचालन खर्चे को भी क्या करता है? वहन करता है तथा बेहद करीब दशा के लिए आईडीए को धन प्रदान करता है कि आप क्या करो? आईबीआरडी आईडीए के थ्रू, इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन के थ्रू ही क्या करता है? दूसरे कंट्रियों को ही ऋण उपलब्ध करता है। इसकी एक लंबी प्रोसेस चलती है जिसके आधार पर आईबीआरडी से ऋण लेना काफ़ी महंगा साबित होता है। अल्प विकसित कहें या अर्ध विकसित देश कहें, अगर वो आईबीआरडी से ऋण ले लेता है तो उसको अत्यधिक मात्रा में ऋण चुकाने पर ही समय लग जाता है और अत्यधिक खर्चा भी उसको क्या होता है? ऋण चुकाने पर ही लग जाता है।
चलिए दोस्तों, हम आगे बढ़ते हैं और दूसरा जानते हैं। दूसरे के बारे में क्या है, अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय निगम जिसे कहते हैं आईएफसी, इंटरनेशनल फाइनेंशियल कॉरपोरेशन, इसका दूसरा ही पार्ट है। इसकी स्थापना की बात करें तो 1956 ईस्वी में स्थापित आईएफसी इंटरनेशनल फाइनेंशियल कॉरपोरेशन की स्थापना हुई और इसमें 184 सदस्य देश शामिल हैं, जो सामूहिक रूप से क्या करते हैं, नीति को निर्धारित करते हैं। आगे टॉपिक से जानते हैं अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय निगम। इसके अंतर्गत इसका काम ही वही होता है कि नीतियों को निर्धारित करता है और यह 100 से अधिक विकसित देशों में उभरते बाजारों में कंपनियों में वित्तीय संस्थाओं को क्या करता है, रोजगार सृजित करने तथा राजस्व जुटाने और कॉरपोरेट प्रशासन और पर्यावरण प्रदर्शनों में सुधार करने तथा उन्हें क्या करने में स्थानीय समुदायों में योग्यता प्रदान करने में सहायता प्रदान करता है। यह विकासशील देशों में विशेष रूप से निजी क्षेत्रों पर क्या करता है, केंद्रित करने का सबसे बड़ा वैश्विक विकास संस्था होती है। क्या होती है, सबसे बड़ी वैश्विक संस्था होती है। आईएफसी अंतर्राष्ट्रीय पूंजी बाजार में ऋण दायित्वों को क्या करता है, पूरा करने के माध्यम से लगभग सभी ऋण गतिविधियों के लिए धन जुटाता है और 1989 ईस्वी के बाद में आईएफसी इंटरनेशनल फाइनेंशियल कॉरपोरेशन ने क्या हुआ, इसको ट्रिपल ए की रेटिंग कब मिली, 1989 ईस्वी में आईएफसी को ट्रिपल ए की रेटिंग मिली, जो सबसे टॉप का रेटिंग होता है। रेटिंग ऐसे ही दिया जाता है, ए, फिर ए, फिर ए बी, ऐसी ए बी, इसी प्रकार से आगे रेटिंग दी जाती है, ठीक है। और इनको रेटिंग के हिसाब से काफ़ी अधिक प्रॉफिट होता है, ताकि जैसे जो अल्प विकसित देश होते हैं उनको आधा मालूम नहीं रहता है कि किस प्रकार से हमें कहाँ से लोनिंग लेना है, तो जिनकी अच्छी रेटिंग होती है उसी आधार पर वो वहाँ से उनको ऋण लेने में तथा उनकी सुविधाओं की अत्यधिक जानकारी हमें मिल जाती है। आमतौर पर ये 7 से लेकर 12 की परिपक्वता वाले व्यवसायों को ही, निजी परिसंपत्तियों को ही ऋण देता है। देखो किसको ऋण देता है, आमतौर पर जो 7 साल से लेकर 12 साल परिपक्वता से ही अपने मार्केट पर उतर कर प्रोसेसिंग कर रहा है या बिजनेस कर रहा है, जो कंपनी जो देश जिस प्रोजेक्ट पर काम कर रहा है उसी आधार पर यह ऋण देता है। नहीं तो ये क्या करती है, ऋण नहीं देती है। इसका मुख्य कारण ये होता है कि इसको मालूम रहता है कि अगर इसको वह ऋण उपलब्ध नहीं हुआ तो वह किसी भी प्रोसेस से वहाँ पर से अपना रुपये वापस ले सकता है। इसके द्वारा किए जाने वाले निवेशकों के लिए समान ब्याज दर की नीति नहीं है। अब देखिए, अब इसका प्रोसेस क्या है कि यह प्रत्येक प्रोग्राम या जो भी प्रोजेक्ट होता है या प्रत्येक देश होता है, सबके लिए इंटरेस्ट की समान पॉलिसी नहीं होती है। आईएफसी अंतर्राष्ट्रीय लेन देनों के जोखिम को कम करने के लिए अपने वैश्विक व्यापार वित्त कार्यक्रम के माध्यम से 80 से अधिक देशों में 200 से अधिक अनुमोदित बैंकों में व्यापार भुगतान दायित्वों की गारंटी देता है। इसमें देखिए 200 से अधिक अनुमोदित बैंकों को क्या देता है, व्यापार भुगतान दायित्वों की गारंटी देता है कि आप व्यापार के लिए लोन ले लीजिए और आप अपना प्रोसेस, अपना वर्क आगे करते रहिए। चलिए दोस्तों, हम आगे बढ़ते हैं और जानते हैं थर्ड नंबर के बारे में। थर्ड का है अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ, इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन, जिसे शॉर्ट में आईडीए कहा जाता है। आईडीए की स्थापना कब हुई थी, 1960 ईस्वी में हुई थी और वर्तमान में इसके कितने सदस्य देश हैं, 173 सदस्य देश हैं। आईडीए विश्व बैंक का क्या है, वह हिस्सा है जो दुनिया के सबसे गरीब देशों की क्या करता है, मदद करता है। 173 शेयरधारक देशों द्वारा प्रति क्या है, प्रबंधित आईडीए का उद्देश्य आर्थिक विकास को क्या करना है, बढ़ावा देना। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, आर्थिक विकास को बढ़ावा देना है तथा असमानताओं को कम करना है और लोगों की जीवन स्थिति में सुधार के लिए अनुदान प्रदान करना। क्या है, लोगों की जीवन की स्थिति में सुधार के लिए अनुदान प्रदान करना है। यह दुनिया के लगभग 75 सबसे गरीब देशों में बुनियादी सामाजिक सेवाओं हेतु सहायता प्रदान करने वाला सबसे बड़ा स्रोत में से एक है। ये देखिए, वर्ल्ड में 195 कंट्री हैं, उसके अंतर्गत जो 75 सबसे टॉप गरीब देश हैं उनको क्या कहता है, सारी सुविधाएं प्रदान करता है। इनमें से 39 क्या है, अफ्रीकन देश हैं और आईडीए रियायती शर्तों पर ऋण देता है, अर्थात वो शून्य या बहुत कम ब्याज दर पर भी क्या करता है, ऋण प्रदान करता है और पुनर्भुगतान 30 से 38 वर्षों के लिए किया जाता है। आईडीए, ये देखिए हमने इसके अंतर्गत बात किया ना अभी से पहले कि आईडीए क्या होता है, तो यही है। आईडीए क्या करता है, 30 या 38 समय पर सबसे लंबी प्रोसेस के अंतर्गत ही ऋण प्रदान करता है, जिनमें से 5 से 10 साल की क्या होती है, छूट अवधि भी शामिल
होती है। यह सामान्यतः आर्थिक विकास, रोजगार सृजन, उच्च आय और बेहतर जीवन स्थिति का समर्थन करते हुए सहायता प्रदान करता है। प्राथमिक शिक्षा, बुनियादी स्वास्थ्य सेवा, स्वच्छता और स्वच्छ पानी, वायु, जो भी इकोनॉमी के अंतर्गत जो भी सुधार होते हैं आईडीए द्वारा क्या किया जाता है, प्रदान किया जाता है। और इसकी प्रोसेस बहुत लंबी होती है, 30 से लेकर 38 साल तक ये ऋण दे देता है और उसमें कोई गारंटी भी नहीं लेता है और ब्याज भी बहुत कम मात्रा में, लगभग अगर बात करें तो 0.75% की दर से ही लेता है। बस वो भी क्या होता है, कुछ मैनेज करने के लिए ही ऋण लेता है। और आगे बात करें तो है चौथे नंबर का, निवेश विवादों के निपटारण के लिए अंतर्राष्ट्रीय केंद्र ICSID हो गया। अब देखिए, निवेश विवादों टॉपिक से हमें मालूम पड़ रहा है कि निवेश विवादों से निपटारे के लिए अंतर्राष्ट्रीय केंद्र क्या होता है, इंटरनेशनल सेंटर फॉर द सेटलमेंट ऑफ द इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट्स हो गया, ICSID, जिसे शॉर्ट में कहा जाता है। इसकी स्थापना 1966 ईस्वी में हुई थी। ICSID एक स्वायत्त अंतर्राष्ट्रीय संस्था होता है। ICSID अभी समय पर बहुपक्षीय संधि है जिसे विश्व बैंक के कार्यकारी निर्देशकों द्वारा क्या किया जाता है, तैयार किया जाता है। किसके द्वारा तैयार किया जाता है, विश्व बैंक के कार्यकारी निर्देशकों के द्वारा तैयार किया जाता है, ताकि बैंक के निवेशकों को क्या किया जाए, बढ़ावा देने के लिए उद्देश्य को आगे बढ़ाया जा सके। नहीं तो किसी को मालूम ही नहीं होगा कि इसमें क्या प्रोसेस होता है। ये सारी जानकारी उपलब्ध इसके थ्रू ही कराती है। इसका प्राथमिक उद्देश्य क्या होता है कि अंतर्राष्ट्रीय निवेश विवादों के सुलह और जो मध्यस्थता के लिए सुविधाएं प्रदान करना है। इसके अंतर्गत ही टॉपिक पे आ जाने ने विवादों के निपटारा, तो अंतर्राष्ट्रीय निवेशकों के विवादों को भी सुलझाना तथा मध्यस्थता के लिए सुविधा यहाँ से कौन प्रदान करता है, ICSID प्रदान करता है। अधिकांश देशों ने अंतर्राष्ट्रीय निवेशक संधियों और कई निवेशक कानूनों तथा अनुबंधों में निवेश राज्य विवाद निपटारण के लिए एक मंच के रूप में ICSID को मान्यता दी है। देखिए, इसके अंतर्गत क्या दिया, ICSID को ही। इसका नेतृत्व महासचिव द्वारा, इसका नेतृत्व किसके द्वारा किया जाता है, सचिव के द्वारा किया जाता है, जो कार्यकारी कार्यवाही के लिए क्या करता है, तकनीकी और प्रशासनिक सहायता प्रदान करता है। कोई भी प्रोसेस करना है तो वहाँ पर टेक्निकल है तो ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटिव है तो उसकी हेल्प प्रदान करेगा। इसके महासचिव को पंचायत या महाधिकरण या सुलह आयोग का गठन करने का अधिकार होता है। ठीक है, न्यायीकरण और सुलह करने का कोई आयोग का गठन करना है तो ICSID का जो अध्यक्ष होगा वो इसका गठन कर सकता है। अधिकांश मामलों में न्यायाधिकरण में क्या होते हैं, 3 मध्यस्थ होते हैं, निवेश द्वारा नियुक्त और राज्य द्वारा नियुक्त और दोनों पक्षों के समझौते द्वारा नियुक्त। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि ICSID के अंतर्गत अधिकांश मामलों में न्यायाधिकरण की 3 मध्यस्थता कौन कौन सी है, तो हम कहेंगे कि निवेश द्वारा नियुक्त और राज्य द्वारा नियुक्त और थर्ड क्या हो गया, दोनों पक्षों के समझौते द्वारा नियुक्त किया जाता है। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं और जानते हैं 5वें नंबर का क्या होता है, MIGA, जिसे क्या कहा जाता है, बहुपक्षीय निवेश गारंटी। क्या कहा जाता है, बहुपक्षीय निवेश गारंटी एजेंसी हो गया, मल्टीलेटरल इन्वेस्टमेंट ग्रांट एजेंसी हो गया। ठीक है, इसकी स्थापना 12 अप्रैल 1928 ईस्वी में विश्व बैंक समूह के नए सदस्य के रूप में MIGA की स्थापना की गई थी। MIGA की स्थापना कब की गई थी, 1988 पे किया गया था। कब, 12 अप्रैल पे किया गया था। कानूनी तौर पर अलग तथा आर्थिक रूप से स्वतंत्र इकाई के रूप में व्यवसाय के लिए खोली गई। ठीक है, MIGA में क्या होते हैं, 179 कंट्री हैं। MIGA को विकासशील देशों में गैर वाणिज्य जोखिमों के खिलाफ निवेश, बीमा तथा सार्वजनिक निजी स्रोतों के पूरकों के लिए बनाया गया। अब देखिए, वर्ल्ड बैंक क्या करेगा, पॉलिसी जो भी कर रहे हैं तो इसके थ्रू ही करेगा, बहुपक्षीय निवेश गारंटी एजेंसी के थ्रू ही करेगा। यह ऋणदाताओं और तथा निवेशकों को युद्ध जैसे तकनीकी जोखिमों के खिलाफ सुरक्षा प्रदान करने का काम करता है। इसका काम ही क्या है, पॉलिसी का सारा जो भी वर्ल्ड बैंक कहेगा कि आपको किस प्रोसेस के अंतर्गत पॉलिसी करना है, तो सारा देख रेख, सारे मैनेज तथा किस प्रकार से प्रोसेसिंग करनी है, तो इसके अंतर्गत ही होता है। इसका उद्देश्य विकासशील देशों में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश को क्या करना होता है, बढ़ावा देना होता है। फॉरेन जो भी होता है, वो फॉरेन पर जो भी इन्वेस्ट करना है उसको बढ़ावा देने का काम वही होता है, ताकि आर्थिक विकास में मदद मिल सके, आर्थिक विकास में मिल सके, गरीबी को कम किया जा सके और लोगों के जीवन को क्या किया जा सके, बेहतर
लोगों के जीवन को बेहतर बनाया जा सके। और MIG का गठन विकासशील देशों में गैर वाणिज्य जोखिमों के खिलाफ निवेश और बीमा के सार्वजनिक तथा निजी स्रोतों के पूरक के तौर पर भी क्या किया जाता है, इस रूप में किया जाता है। इन जोखिमों में मुद्रा की अनिश्चितता और हस्तांतरण प्रतिबंध तथा सरकार का जो भी विघटन होता है, युद्ध, आतंकवाद, नागरिक गड़बड़ी, जो भी प्रोसेस चलती है, स्थिति आदि जो भी होती है इसके अंतर्गत शामिल होती है। और इसके अंतर्गत जो भी दूसरे कंट्री हैं उनको बहु निवेश तथा गारंटी तथा पॉलिसी की सारी जानकारी देना, ताकि उससे इनको प्रॉफिट क्या होता है, जो इंटरेस्ट इनको मिलेगा वो वर्ल्ड बैंक के डेवलपमेंट में इम्पोर्टेंट भागीदारी रहता है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। हमने 5 टॉपिक इसके अंतर्गत पर जाना और हम जानेंगे कि अब विश्व बैंक समूह और भारत का इस पर क्या क्या इफ़ेक्ट है और क्या क्या कार्य है और इस प्रकार किस प्रकार से कार्य करती है। इससे पहले तो हमने इसके जो भी 5 भाग थे उनके बारे में जाना है कि वो किस प्रकार से वर्ल्ड बैंक इनको थ्रू कार्य करती है, किस प्रकार से डेवलप्ड करती है और वर्ल्ड बैंक को चलाने में मददगार शामिल होती है। अब वर्ल्ड बैंक और भारत का क्या रिलेशन है इसके अंतर्गत हम जानते हैं। सबसे पहले बात करें तो भारत ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन में किए गए समझौते का मूल हस्ताक्षरकर्ताओं में से क्या है, एक था, जिसने इंटरनेशनल डेवलपमेंट IBRD इंटरनेशनल IBRD हो गया, ठीक है, जिसमें इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट और IMF इंटरनेशनल क्या है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की स्थापना की। और भारत इसका कब बना, IFC की बात करें तो कब बना, 1957 में IFC का, और 1960 ईस्वी में IDA के जो भी है इसका सदस्य देश बना, और जनवरी 1994 ईस्वी में MIGA का सदस्य बना। MIGA का सदस्य देश कब बना, तब बना। भारत ICSID का सदस्य नहीं है। भारत देखिए 3 का सदस्य देश है, IFC का है और IDA का है और किसका है, MIGA का है, लेकिन ICSID का सदस्य नहीं है। इसके पीछे का तर्क रीज़न यह दिया जाता है कि ICSID कन्वेंशन निष्पक्ष नहीं है। वो इनका मानना है कि वो निष्पक्ष नहीं है और इसमें नियमित विकसित देशों के पक्ष में जो हैं, नियमित विकसित देशों के जो विकसित कंट्री, अब भारत कौन सा देश है, विकासशील देश है, अर्ध विकसित देश है, अल्प विकसित देश की श्रेणी में आता है। लेकिन इंडिया का मानना है कि जो ICSID है वो विकसित देशों के पक्ष में ही क्या करता है, अपना पक्ष देता है जब कोई भी निर्णय लेना होता है। ICSID में केंद्रीय अध्यक्ष विश्व बैंक का अध्यक्ष होता है। ICSID में केंद्रीय अध्यक्ष कौन होता है, विश्व बैंक का ही अध्यक्ष होता है। विश्व बैंक का भी अध्यक्ष, वर्ल्ड बैंक के अध्यक्ष कौन है, डेविड मालपास। 2020 की बात करें, ये अध्यक्ष मध्यस्थों की नियुक्ति करता है। यदि मध्यस्थता से जुड़े निर्णय संतोषजनक नहीं होते हैं तो क्या होता है, असंतुष्ट पक्ष एक पैनल से अपील करता है। अब देखिए इसमें 2 पक्ष होते हैं, अगर उनमें किसी को मतभेद हो गया है या असंतुष्ट हो गया है निर्णय से, तो क्या करता है वो एक अलग से पैनल के गठन करने क्या कर सकता है, अपील कर सकता है, जिसे ICSID द्वारा ही गठित किया जाएगा। देखिए उस पैनल को गठन कौन करेगा, ICSID करेगा। इसमें भारतीय अदालतों द्वारा निर्णय की समीक्षा किए जाने वाले कई गुंजाइश नहीं होता है। अब देखिए इसमें भारत की अदालतों का कोई भी गुंजाइश, इसमें कोई वर्चस्व ही नहीं होता, कोई एक कहें तो नाम मात्र का भी यहाँ कोई उनका भारत की अदालतों का या कोई अधिकार नहीं होता है कि वो अपना निर्णय दे, भले ही उसका निर्णय क्या हो गया, सार्वजनिक हित के विरुद्ध हो। देखिए अगर ICSID कोई अपना निर्णय ले लेता है वो देश हित के लिए या किसी वर्ल्ड के हित के लिए नहीं है। कुछ अगर बात कहें, वैसे तो अधिकतर प्रोसेस में 90% देश हित की होती है। कुछ देशों पे अनबनी तो हमेशा ही बने रहती है, लेकिन अगर कुछ अनबनी भी बने रहे तो भारत का अदालत इस पर क्या कर सकता है, कोई अपना वर्डिक्ट नहीं दे सकता है कि आप ऐसा कीजिए, ठीक है। वर्ल्ड बैंक द्वारा भारत को क्या किया जाता है, अनेक सहायता प्रदान की जाती है। अगर बात करें तो बड़े बड़े जो परियोजनाएं हैं उन परियोजनाओं को चलाने के लिए रुपये उधार पर देती है, ठीक है। अगर बात करें तो परिवहन एवं जो विशेष प्रदेशों में परिवहन तथा संचार के लिए हो गया, सिंचाई जल आपूर्ति हो गया, विद्युत जनसंख्या नियंत्रण, गरीबी के लिए उन्मूलन के लिए बुनियादी ढांचा तथा ग्रामीण सड़क निर्माण कार्य जो भी हैं उसके अंतर्गत क्या करता है, वर्ल्ड बैंक ऋण उपलब्ध करता है। IDA इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन डेप्ट भारत सरकार के लिए सर्वाधिक रियासत वाले डेप्ट होता है। देखिए क्यों, इसका रीज़न यह कि होता है कि IDA, अभी हमने पहले भी जाना कि IDA क्या होता है
केवल 0.75% ही क्या करता है, जितना लोन का ही इंटरेस्ट लेता है। क्यों लेता है? क्योंकि उसको मैनेज करने के लिए रुपए की आवश्यकता होती है, इसलिए लेता है। और इसकी प्रोसेस लगभग 35 से लेकर 38 या 40 साल तक होती है, जिससे अल्प विकसित या अर्ध विकसित देशों को ऋण चुकाने में आसानी होती है। उनके अंतर्गत किसी का भी लोड नहीं बना होता है। और इसी की बात करें तो IBRD का क्या होता है, फंड बहुत महंगा होता है, लेकिन बाहरी व्यवसाय के लिए डेप्ट से सस्ते होते हैं। लेकिन अगर बाहरी डेप्ट की बात करें तो जैसे कोई देश होता है, एग्जाम्पल के लिए चाइना की ही एग्जाम्पल ले लेते हैं। बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के आधार पर ही वह दूसरे देशों को ऋण दे देता है। अगर वह देश ऋण नहीं चुकाता तो उस देश के जो भी प्रोजेक्ट होता है उसको अपने अंदर लेकर उसको लीज पर ले लेता है, और उस ज़मीन को वह हड़प लेता है और वह चाइना की हो जाती है। लेकिन इसे बचने के लिए अधिकतर देश क्या करते हैं, IBRD फंड ले लेते हैं, भले वह महंगे हों। इसका मुख्य कारण यह होता है कि वर्ल्ड बैंक कोई उनकी ज़मीन हड़पता नहीं है। इसी कारण यह होता है। अब आप या हमें यह बताइए कि क्या भारत बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का पार्ट है? आप कमेंट बॉक्स पर इसका आंसर हमें दे सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि भारत के अंतर्गत इस पे और कौन कौन सी प्रोसेस चली हुई है। भारत की ही बात करें तो भारत सरकार मूल रूप से IBRD, भारत के अंतर्गत दो ही रूप से ऋण मिलता है, एक IDA से लेता है, एक IBRD, दोनों से ऋण प्रदान करता है। लेकिन भारत ने विश्व बैंक से टोटल रूप से कितना ऋण लिया है, 65.8 मिलियन ऋण लिया गया है। ठीक है। IBRD के दिनों की अवधि कितनी होती है? लगभग IBRD के ऋणों की अवधि 20 वर्ष होती है, लेकिन IDA की कितनी होती है? हमने कहा कि 35 से लेकर 38 या 40 साल तक भी होती है, और इसमें इंटरेस्ट रेट नहीं होता है, कुछ परसेंट होता है, केवल 0.7% ही सेवा शुल्क की बात करें तो मैनेजिंग व्यवस्था करने के लिए उनको भी क्या होती है, रुपये की आवश्यकता होती है, वो वहाँ पर से ले लेते हैं। भारत ने विश्व बैंक से विगत 70 वर्षों की बात करें तो 1945 से लेकर 2015 तक 70 वर्षों तक सर्वाधिक ऋण लेने वाला देश था। सबसे नंबर टॉप 1 का देश था। इसमें IBRD तथा IDA से मुख्य रूप से बात करें तो IBRD से कितना लिया इसने, 52.7 बिलियन डॉलर लिया। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। आंसर राइटिंग के अंतर्गत आप हेडलाइन बनाकर इसको लिख सकते हैं। ठीक है। और IDA की बात करें तो इसके अंतर्गत कितना है, 49.4 बिलियन डॉलर का ऋण लिया। ठीक है। इन सब 1945 से लेकर 2015 तक ऋण लिया। और इसके अंतर्गत अब मुख्य रूप से बात करें तो विश्व बैंकों में अब क्या क्या सुधार करने चाहिए। ठीक है। इसमें सुधार क्या क्या है या किए जाएँ या क्या क्या है, अब इसके अंतर्गत हम जानेंगे। विश्व बैंक पर यह आरोप लगता है कि वह क्या करता है, अपने SAP स्ट्रक्चर एडजस्टमेंट प्रोग्राम के जरिए विश्व में पूंजीवादियों के उद्देश्यों को पूरा करता है, और इसमें अमीर देशों का वर्चस्व रहता है। अब यह क्या करता है कि इसमें अधिकतर मतभेद तो बनी रहती है, अल्प विकसित देशों का भी अपना मतभेद रहता है। तो वो क्या कहते हैं कि वह SAP के जरिए क्या करता है, पूंजीवादी के वादीवाद के जो भी है उद्देश्यों को ही, पूंजीवाद का अर्थ होता है कि जो विकसित देश हैं, जैसे अमेरिका हो गया या अन्य कोई देश हो गया, रसिया हो गया, इसी प्रकार से उनके उद्देश्यों को ही पूरा करता है, और अमीर देशों का ही क्या इस पर बना रहता है, वर्चस्व बना रहता है। आपने देखा कि सारे इसमें अध्यक्ष भी कहाँ से बने हैं, USA से ही बने हुए हैं, जिससे अल्प विकसित देशों पर क्या बना रहता है, हमेशा मतभेद बना रहता है। और देखिए सेकंड बात करें तो यह SAP जो है मुक्त बाजार हेतु आर्थिक नीतियों में सुधार का एक समूह है, जो विश्व बैंक द्वारा विकासशील दशा पर ऋण प्राप्ति की ही शर्त के रूप में लागू किया गया है। क्या किया जाता है, इसी ऋण प्राप्ति शर्त के रूप में ही लागू किया जाता है। थर्ड नंबर की बात करें तो इसमें यह तर्क भी दिया जाता है कि जो SAP नीति ने स्थानीय तथा वैश्विक दोनों की स्थिति में अमीरों और गरीबों के बीच में खाई पैदा कर दी है। SAP के कारण ही जो अल्प विकसित देश हैं वो कहते हैं कि इसके अंतर्गत जो अमीर देश हैं तथा गरीब देश हैं, दोनों के अंतर्गत क्या है, तालमेल सही नहीं बैठ रहा है। उभरती हुई नई आर्थिक शक्तियों तथा विशेष रूप से भारत तथा चीन तथा दुनिया के कुछ अन्य जो एशियाई तथा कुछ जो लैटिन अमेरिकन कंट्री हैं, विश्व बैंक के उचित स्थान और भूमिका दी जानी चाहिए। जो इन कंट्री हैं जो या विकसित देश नहीं है या जो डेवलप्ड की ओर अधिक मात्रा में बढ़ रहे हैं, जो वर्ल्ड बैंक से ऋण लेने पर टाइम पर चुका देते हैं, तो उनको कुछ वरीयता देनी चाहिए। लेकिन इसमें अभी उतना गौर नहीं किया जाता है। विश्व बैंक अपने आप को बदलती विश्व व्यवस्था
व्यवस्था के अनुकूल ढालने में विफल रहा है। देखिए, जिस प्रकार से टाइम बढ़ता जाता है या जिस समय जो प्रोसेस होती है उसी रूप से ढालने में यह क्या है, अभी ढालने में अभी असमर्थ है। इसलिए तेज़ी से आगे बढ़ रही जो भारत तथा चीन की अर्थव्यवस्था, देखिए भारत तथा चीन की अर्थव्यवस्था तेज़ी से बढ़ रही है, इसलिए एशिया इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट बैंक की स्थापना की। इसी आधार पर देखिए भारत तथा साउथ एशियन जो इस ओर की कंट्री है, हमारी एशियन कंट्री है भारत और चाइना की, तो इन्होंने क्या किया गया है, एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट बैंक की स्थापना की है। क्यों? क्योंकि इनका क्या है, वर्ल्ड बैंक से अभी भी मतभेद है। विश्व बैंकों में सुधार वर्तमान विश्व व्यवस्था को पुनर्जीवित करने और बढ़ती शक्तियों तथा विकासशील देशों को इस संस्था में एक सामर्थ्य आवाज़ देने के हिस्से के रूप में भी क्या है, बेहतर आवश्यक है। क्या है, इसके लिए बेहतर आवश्यक है। हमने इसके अंतर्गत जाना कि विश्व बैंकों में सुधार किस प्रकार से करनी चाहिए और इसमें देशों का मतभेद किस रूप से है और देश किस प्रकार से अपना अलग से संगठन आज बना रहे हैं। आज हमने इसके अंतर्गत वर्ल्ड बैंक के बारे में जाना और वह किस प्रकार से काम करता है, IBRD तथा उसके पार्ट हैं उनके बारे में जाना। इसके अंतर्गत अत्यधिक मात्रा में थ्योरी ही हमें दिखाई दिया, क्योंकि थ्योरी अत्यधिक मात्रा में ही अगर हम पढ़ेंगे तो तब हमें क्या होता है, इस पे समझ आता है। आप इस थ्योरी को पॉज करके या स्क्रीनशॉट लेकर आराम से भी पढ़ सकते हैं। इसलिए मैंने इस टॉपिक के अंतर्गत अत्यधिक मात्रा में थ्योरी ही लेकर आया हूँ, ताकि आपको आसानी से समझ में आया होगा। उम्मीद करूँगा दोस्तों आपको मेरा ये टॉपिक अच्छा लगा होगा। अगर आपको मेरा ये टॉपिक अच्छा लगे तो आप मेरे इस नेक्स्ट एम चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।